गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में हम अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देख रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस देखी थी। देखिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये देखा था हमने पिछले वीडियो लेक्चर में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स की बात की थी सॉरी। इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिली रदरफोर्ड को, उनके बेस पे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, क्या कंक्लूजन निकाले एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित क्या क्या कंक्लूजन मिले अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड को, उसकी बात की थी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में। क्लियर है बात। उसमें हमने बताया था कि एटम के सेंटर पर छोटे से वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेट रहता है, पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट रहता है, और ये एम्प्टी है। एटम का जो रिमेनिंग पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट जो है वो खाली होता है, एम्प्टी होता है, और इसमें सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करते हुए रहते हैं। क्लियर बात। इस डायग्राम में हमने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग की बात की है कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा अल्फ़ा पार्टिकल, उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा, उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी, और जो अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के दूर से पास होगा उसकी स्कैटरिंग कम होगी। तो जैसे जैसे हम दूर की ओर मूव करेंगे, दूर की ओर जाएंगे, तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसकी स्कैटरिंग देखिए कम होती जा रही है। पास वाले की ज़्यादा स्कैटरिंग है, दूर वाले की थोड़ी और कम, और दूर वाले की और कम, और दूर वाले की और कम। तो इसीलिए हमने कहा था कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो बिना डेविएट हुए सीधे ही निकल जाते हैं। उनके लिए स्कैटरिंग एंगल जो है वो अप्रॉक्स इक्वल टू 0 होता है, 0 के आसपास स्कैटरिंग एंगल होता है उनके लिए, क्योंकि दूर वाले अल्फ़ा पार्टिकल्स पर न्यूक्लियस अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्सिव फोर्स बहुत कम अप्लाई करता है, नेग्लिजिबल रिपल्सिव फोर्स लगता है उन पर। जबकि जो पास से पास हो रहे हैं, जो उसके पास से पास होंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के पास से, उन पर न्यूक्लियस अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो उनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। लेकिन बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास होने की पॉसिबिलिटी होगी इस न्यूक्लियस के पास से, इसीलिए बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल्स की ही स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा एंगल पर स्कैटरिंग होती है। मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए स्कैटरिंग एंगल जो है वो 0 डिग्री के आसपास होता है। क्लियर है बात। अब देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ नोट पॉइंट्स रह गए थे जिनकी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम बात करते हैं, फिर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जिसे हम प्लेनेटरी मॉडल ऑफ रदरफोर्ड बोलते हैं। प्लेनेटरी मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन करते रहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन करता रहता है। इसीलिए रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। देखिए, नोट पॉइंट की बात करते हैं। इस नोट पॉइंट में हमने ये बता रखा है कि वो जो गोल्ड फॉइल ली है, जिस पर हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाई है, वो गोल्ड फॉइल काफ़ी थिन ली थी हमने। उसकी थिकनेस हमने बताई भी थी 2.1 × 10⁻⁷ मीटर। एटम की साइज हम बता के चलते हैं 10⁻⁻10 मीटर। तो एटम की जो साइज होती है उससे थोड़ी ही ज़्यादा साइज है गोल्ड फॉइल की। गोल्ड फॉइल की थिकनेस थोड़ी ही ज़्यादा है एटम की साइज से। तो ये जो गोल्ड फॉइल है वो इतनी थिन इसलिए ली है ताकि वो जो अल्फ़ा पार्टिकल है जो कि गोल्ड फॉइल को पार करके निकलेंगे, वो गोल्ड फॉइल के एक पार्टिकल को ही पार करके फॉइल के आर पार हो जाए, ताकि स्कैटरिंग जो है वो एक अल्फ़ा पार्टिकल की एक बार ही हो, सिंगल स्कैटरिंग ही हो। एक स्कैटरिंग को ही हमने कंसिडर किया है टॉपिक में। एक स्कैटरिंग के बाद में स्कैटर होकर अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पार हो जाएगा। देखिए, बोला भी है, एज द गोल्ड फॉइल इज़ वेरी थिन इट कैन बी एज्यूम्ड दैट अल्फा पार्टिकल विल सफ़र नॉट मोर देन वन स्कैटरिंग ड्यूरिंग देयर पासेस थ्रू इट। क्लियर है बात। फिर देखिए, यहाँ हमने ये बताया है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो कि गोल्ड फॉइल की ओर आ रहा है, तो गोल्ड फॉइल के अंदर जो गोल्ड के एटम है, एटम में जो उसका पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट बता के चल रहे थे।
एटम के सेंटर पर एक छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट बता के चल रहे थे, जिसको हमने न्यूक्लियस बोला था। तो उस न्यूक्लियस की ओर जो आ रहा है अल्फ़ा पार्टिकल, तो अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस पर भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और न्यूक्लियस लगाएगा अल्फ़ा पार्टिकल पर रिपल्सिव फोर्स। क्यों? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और न्यूक्लियस जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज हम बता के चल ही रहे हैं, कितना पॉजिटिव चार्ज, प्लस जेड ई, जेड एटॉमिक नंबर होता है, ई प्लस ई जो है वो प्रोटॉन का चार्ज है, जेड एटॉमिक नंबर है। जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी एटम का उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं उस एटम के न्यूक्लियस में। तो गोल्ड के लिए एटॉमिक नंबर 79 होता है, तो गोल्ड के न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई, तो 79 प्रोटॉन्स का चार्ज हो गया प्लस 79 ई। क्लियर है बात? तो गोल्ड एटम के अंदर जो उसका न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस पर इतना पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज हमने पहले ही बताया था +2e जो हमने यहाँ बता भी रखा है, क्यू अल्फा इजिकल टू +2e। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस था, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे। तो 2 प्रोटॉन है हीलियम न्यूक्लियस में, इट मीन्स अल्फा पार्टिकल में। तो 2 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई, तो 2 प्रोटॉन्स का चार्ज होगा +2e, इसीलिए अल्फा पार्टिकल का चार्ज हुआ +2e। क्लियर है बात? तो इन दोनों पॉजिटिव चार्जेज के बीच में रिपल्सन होगा, लेकिन इस रिपल्सन के कारण ये जो न्यूक्लियस है गोल्ड फॉइल के अंदर, गोल्ड का जो न्यूक्लियस है +79e पॉजिटिव चार्ज वाला, वो स्टेशनरी ही रहेगा। रिपल्सिव फोर्स इस पर लगने के बावजूद भी स्टेशनरी क्यों रहेगा? वो स्टेशनरी इसलिए रहेगा क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल के कंपैरिजन में गोल्ड न्यूक्लियस का जो मास है वो 50 टाइम्स ग्रेटर होता है। देखिए बताया है, सिंस द न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड इज अबाउट 50 टाइम्स heavier than alpha particle, it may be assumed that it remains stationary throughout the scattering process। तो स्केटरिंग में हमने अल्फा पार्टिकल की स्केटरिंग की बात की है। क्लियर बात? रिपल्सन का इफेक्ट जो है वो अल्फा पार्टिकल की मोशन पर पड़ेगा, उस रिपल्सन के कारण गोल्ड न्यूक्लियस जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो स्टेशनरी ही रहेगा। क्लियर बात? ये हमने गोल्ड न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की बात की है जो हम बता चुके हैं पहले। यह हमने बताया है एटम की साइज़ की बात की है। न्यूक्लियस की साइज़ हम पहले बता चुके हैं, 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर। इट मीन्स किस ऑर्डर का? फर्मी के ऑर्डर का, फेमटोमीटर के ऑर्डर का होता है न्यूक्लियस का साइज। अब देखिए यहाँ एटम की साइज़ की बात की है। द साइज ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर ही होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर ही होते हैं। न्यूक्लियस की साइज़ हमने कितनी बताई? 10⁻14 मीटर टू 10⁻15 मीटर। तो देखिए ये -10 मीटर है और वो है -14 टू -15 मीटर तक। क्लियर बात? तो हम कंपैरिजन करें दोनों के साइज का, तो कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिलेगा 10⁴ टू 10⁵ टाइम्स लार्जर देन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। किसका साइज? एटम का साइज। एटम का साइज 10⁻10 मीटर, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁴ मीटर टू 10⁻⁵ मीटर। तो कौन ज़्यादा बड़े साइज़ का हुआ? एटम। और बहुत कम छोटे साइज़ का हुआ, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा साइज हुआ किसका? न्यूक्लियस का। कितना छोटा हुआ? 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना तक छोटा साइज होगा किसका? न्यूक्लियस का, एटम के कंपैरिजन में। अगर हम एटम को एक बड़ा सा स्टेडियम मान के चलें तो उस स्टेडियम के सेंटर पर एक मक्खी बैठी हो तो मक्खी मानिए आप न्यूक्लियस और वो स्टेडियम एटम। क्लियर बात? तो इतना छोटा होता है न्यूक्लियस एटम के इनसाइड, इसीलिए हमने कहा था कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो इम्प्टी होता है, खाली होता है, और उस खाली प्लेस में, उस खाली जगह के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करते हुए रहते हैं। क्लियर है? यहाँ देखिए, यहाँ हमने बात की है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल जो कि गोल्ड फॉइल की ओर आ रहा है और गोल्ड फॉइल के गोल्ड एटम्स को पार करके निकलेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो गोल्ड फॉइल में गोल्ड एटम्स में, गोल्ड के जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो उन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन
जो है उनका चार्ज नेगेटिव बता के चल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग पर किसका भी इफेक्ट आना चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्टिव फोर्स का भी इफेक्ट आना चाहिए। अभी हमने स्कैटरिंग केवल किसके बेस पे बताई है, अभी हमने स्कैटरिंग केवल गोल्ड एटम के अंदर जो गोल्ड न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज की रिपल्सन के कारण अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग बताई है। इन अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग पर हमने इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट नहीं बताया। नेगेटिव चार्ज भी तो अल्फा पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा और गोल्ड न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करेगा। तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से स्कैटरिंग बताई जानी चाहिए थी, जबकि हमने केवल स्कैटरिंग बताई है गोल्ड न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के कारण अल्फा पार्टिकल की। तो इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन को हमने क्यों छोड़ दिया, उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास काफ़ी कम होता है अल्फा पार्टिकल के कंपेयर में, अल्फा पार्टिकल के कंपेयर में। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स तो लगेगा, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स के कारण अल्फा पार्टिकल के पाथ में डेविएशन नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि ये हैवी पार्टिकल है और ये इसके कंपैरिजन में बहुत लाइट पार्टिकल है। तो लाइट पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट होगा किसकी ओर, अल्फा पार्टिकल की ओर, न कि अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की ओर, क्योंकि ये हैवी है ये लाइट है। तो दोनों में अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन इसकी स्कैटरिंग पर, इसके पाथ पर, अल्फा पार्टिकल के पाथ पर इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन का नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। क्लियर बात, जिसको हमने इस टॉपिक में कंसिडर किया ही नहीं है। फिर देखिए यहाँ हमने बताया है अल्फा पार्टिकल पर गोल्ड न्यूक्लियस के कारण, गोल्ड न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज प्लस जेडी के कारण लगने वाले कूलाम अट्रैक्टिव फोर्स की, कूलाम अट्रैक्टिव फोर्स की। कूलाम फोर्स हम जानते हैं फिजिकल टू होता है के Q1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए, Q1 के प्लेस पे हमने चार्ज ले लिया है किसका, अल्फा पार्टिकल का, +2e। तो चार्ज को हम साइन के साथ लें चाहे विदाउट साइन लें, यहाँ तो पॉजिटिव है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे इस फॉर्मूले में जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं तो चार्जेस का साइन कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये 2e और न्यूक्लियस का जो चार्ज है, गोल्ड न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो जेड के प्लेस पे हम 79 पुट कर सकते हैं अगर हम गोल्ड का फॉइल लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर किसी अदर एलिमेंट का फॉइल हम लेके चल रहे हैं तो उस केस में फिर उस गोल्ड फॉइल के एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो आएगा यहाँ पर। क्लियर है बात, ये आर किसके बीच की डिस्टेंस है, ये उस फॉइल के न्यूक्लियस से, फॉइल के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल की डिस्टेंस है जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहा है गोल्ड फॉइल की ओर। तो गोल्ड फॉइल का जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल की डिस्टेंस आर कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। तो आर चेंज होगा तो एफ भी कंटिन्यूसली चेंज होगा ही सॉरी, यही बात हमने यहाँ बोली है। एफ ऑन एन अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूसली चेंजेज एज आर कंटिन्यूसली चेंजेज विद द मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर है। तो ये पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा रिमेनिंग पार्ट जो था वो है ये। क्लियर बात। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड्स प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। देखिए इसको न्यूक्लियर मॉडल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है और उसने कहा है कि एटम के सेंटर पर एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर उस एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेट रहता है छोटे से वॉल्यूम के इनसाइड एटम के सेंटर पर। अभी हमने बात भी की है, कंपैरिजन भी किया है दोनों के साइज़ का। मैंने बताया था अभी कि एक बड़ा सा कोई स्टेडियम हो, उस स्टेडियम के सेंटर पे एक मक्खी बैठी हो तो मक्खी है न्यूक्लियस और वो स्टेडियम है एटम। तो इतना छोटा होता है न्यूक्लियस एटम के इनसाइड। तो इस मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रदरफोर्ड ने ही सबसे पहले न्यूक्लियस की बात की है और उसने कहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन कर रहे होते हैं एटम के इनसाइड, एटम के इनसाइड। प्लेनेटरी मॉडल क्यों बोलते हैं, प्लेनेटरी मॉडल इसलिए बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल को क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में उसी तरीके से रिवॉल्यूशन करते रहते हैं जैसे कि सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन करते हैं, सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन करते हैं। लेकिन सन के अराउंड जब प्लैनेट रिवॉल्यूशन करता है तो वहाँ रिवॉल्विंग प्लैनेट को रिवॉल्यूशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्यूशन करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो यहाँ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूक्लियस द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाए जाने वाले कूलॉम अट्रैक्टिव फोर्स से मिलता है, कूलॉम अट्रैक्टिव फोर्स से मिलता है। क्लियर है। तो ये जो मॉडल दिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये जो मॉडल दिया है किसने, रदरफोर्ड ने, वो किसके बेस पे दिया है, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस के जो कंक्लूजन मिले थे रदरफोर्ड को, उनके बेस पे दिया है, उनके बेस पे दिया है कि एटम की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। तो देखिए हम देखते हैं कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम की स्ट्रक्चर किस तरीके से है। ऑन द बेसिस ऑफ द कंक्लूजन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड इन 1911 gave the model of atomic structure called Rutherford's atomic model. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अब देखिए इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम की स्ट्रक्चर किस तरीके से है वो हम बात करते हैं। ऐसी बातें हम कर चुके हैं किसमें, कंक्लूजन में। अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन थे उनमें ये बातें कर चुके हैं और कंक्लूजन के बेस पे ही तो ये मॉडल दे रहा है, तो इसमें वही बातें फिर से रिपीट होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक रिपीट हो रहा है, ये टॉपिक रिपीट हो रहा है, क्योंकि कंक्लूजन में जैसी हमने बातें की थी वैसी ही बातें हम यहाँ पर इस मॉडल में बोलेंगे, क्योंकि कंक्लूजन से ही तो मॉडल पेश किया है उसने, कंक्लूजन के बेस पे ही तो एटम की स्ट्रक्चर बताई है उसने। तो देखिए वही सारी बातें हैं, रीड कर लीजिए। इन एवरी एटम ऑल पॉजिटिव चार्ज प्लस JD and mass except mass of electrons is concentrated at center in a sphere of radius of the order of 10 to the power minus 15 meter. This is called nucleus. एटम के सेंटर पर छोटे से स्पेरिकल रीजन में 10⁻⁻15 मीटर रेडियस के छोटे से स्पेरिकल रीजन में उस एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट रहता है। पॉजिटिव चार्ज तो पूरा ही वहाँ रहेगा, लेकिन मास जो है वो थोड़ा सा उस रीजन के बाहर भी रहता है इलेक्ट्रॉन के मास की फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में भी तो अपना कुछ मास होता है और इलेक्ट्रॉन उस छोटे से रीजन में उस न्यूक्लियस में नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्यूशन करते रहते हैं ऑर्बिट्स में, तो उन एटम के मास में तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। देखिए एटम के मास की बात करें तो उसमें तो न्यूक्लियस का मास भी आएगा और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हुए इलेक्ट्रॉन्स का मास भी आएगा। तो न्यूक्लियस में एटम का पूरा मास नहीं होता है, न्यूक्लियस में एटम का पूरा मास नहीं होता है, कुछ मास इलेक्ट्रॉन्स में भी तो होता है, कुछ मास इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है। इसीलिए हमने बोला है एक्सेप्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो न्यूक्लियस में नहीं होता और सारा मास एटम का न्यूक्लियस के इनसाइड ही रहता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज तो पूरा न्यूक्लियस के इनसाइड ही है। क्लियर है बात। कितना होता है प्लस JD, जहाँ जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है उस न्यूक्लियस के एटम के लिए। क्लियर बात। यहाँ हमने ये जो स्पेयर बोला है ये स्पेयर न्यूक्लियस के लिए बोला है। एटम भी स्पेरिकल शेप में बताते हैं, न्यूक्लियस भी मैंने स्पेरिकल शेप में बताया है। एटम की रेडियस हम बता के चलते हैं 10⁻⁻10 मीटर, और ये न्यूक्लियस की रेडियस हम बता के चल रहे हैं 10⁻14 to 10⁻15 मीटर। अब वो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के न्यूक्लियस के लिए अलग अलग साइज होती है, जिसकी हम न्यूक्लियस वाले चैप्टर में डिटेल में बात भी करेंगे। न्यूक्लियस नाम से, न्यूक्लियर फिजिक्स नाम से हमारे एक अलग से चैप्टर ही है, वहाँ हम डिटेल में बात करेंगे न्यूक्लियस साइज की। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बताया कि पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस में है, पूरा पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स के मास को छोड़कर पूरा मास न्यूक्लियस के इनसाइड रहता है एटम का। क्लियर है बात। सेकंड पॉइंट में ये बताया कि उस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्यूशन करते रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। किसमें, वो जो एम्प्टी स्पेस था एटम का, हमने कहा था कि एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस के चारों ओर एम्प्टी स्पेस है, उस एम्प्टी स्पेस के अंदर रिवॉल्यूशन करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने यहाँ एटम का साइज बताया है, उस होलो स्पेयर का साइज, होलो स्पेयर मतलब एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर। द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। ये बात तो थॉमसन ने भी बताई थी कि एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा होगा तभी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है, इसलिए उसमें जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज होना भी चाहिए।
क्लियर बात। थर्ड पॉइंट में देखिए, सेकंड में तो उसने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिवोल्यूशन की बात नहीं करी है यहाँ पर हमने, यहाँ रिवोल्यूशन की बात नहीं बोली है, मैंने बोल के तो बता दी थी, लिखा हुआ नहीं है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में रिवोल्यूशन की बात की है कि इलेक्ट्रॉन्स तो बता दिए कि वो जो एम्प्टी स्पेस है, वो जो होलो स्फीयर है, किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं होते हैं, स्टैटिक स्टेट में नहीं होते हैं, वो मूविंग स्टेट में होते हैं, मूव करते हुए होते हैं, रिवोल्यूशन करते हुए होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। स्टेशनरी क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर वो स्टेशनरी होंगे तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो ऐसा एटम स्टेबल ही नहीं होगा, ऐसा एटम स्टेबल नहीं होगा। तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्विंग माना था, कि वो रिवोल्यूशन करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। अब न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्यूशन के लिए उनको सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए, क्योंकि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स तो सर्कुलर पाथ पर रिवोल्यूशन होगा ही नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को? देखिए, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, सेंटर पर न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर कूलाम अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। तो वो जो कूलाम अट्रैक्टिव फोर्स है वही प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, किसको? इलेक्ट्रॉन को रिवोल्यूशन के लिए। क्लियर है बात? ये देखिए, ये एटम है, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स है, सर्कुलर ऑर्बिट्स है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अपने अपनी ऑर्बिट्स में रिवोल्यूशन करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जिसका चार्ज प्लस JD हम बता के चलते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट्स हमने बताई है, ये एटम बताया है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। क्लियर है? तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, जबकि थॉमसन के अकॉर्डिंग किस तरीके से थी? देखिए, थॉमसन ने पूरा ही पॉजिटिव चार्ज एटम के इनसाइड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट बताया था, और जगह जगह बीच बीच में क्या लगे हुए थे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बीच बीच में बताया था इस तरीके से। उसने रिवोल्यूशन की भी बात नहीं की थी। क्लियर है? तो ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, और रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटॉमिक मॉडल ऐसा है, इसने पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम के पूरे वॉल्यूम में नहीं बताया है, पॉजिटिव चार्ज को इसने एटम के सेंटर पे एक छोटे से रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेट बता दिया है, जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं। क्लियर है? एटम का ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये होलो है, एम्प्टी है। इस एम्प्टी स्पेस में डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन करते रहते हैं। अब जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही तो रिवोल्यूशन करेंगे। अब किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड करेगा उसके एटॉमिक नंबर पे। जितना एटॉमिक नंबर बता के चलते हैं हम किसी न्यूट्रल एटम का, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे 1 है किसी का एटॉमिक नंबर, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 एटॉमिक नंबर वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 3 एटॉमिक नंबर वाले के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 वाले के पास 4, इस तरीके से। क्लियर है? यहाँ हमने बात की है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कूलम्ब्स अट्रैक्टिव फोर्स। अभी हम बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो रिवोल्यूशन कर रहा है इस न्यूक्लियस के अराउंड, तो न्यूक्लियस अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, किधर? सेंटर की ओर, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं सर्कुलर मोशन में। क्लियर है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम क्लास 11 से जानते हैं, mv²/r। एम क्या है? जो पार्टिकल रिवोल्यूशन कर रहा है उसका मास। यहाँ रिवोल्यूशन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास है। वी क्या है? रिवॉल्विंग पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है, तो ये लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस है। अब इस ऑर्बिट की आप बात कर रहे हैं तो इसकी रेडियस लीजिए। रेडियस कहाँ से मेजर करी जाएगी? न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर यहाँ तक। क्लियर बात? अगर ये वाली ऑर्बिट लेते हैं तो न्यूक्लियस के सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर ये वाली ऑर्बिट लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की। क्लियर है? जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात करके चल रहे हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसमें इस एक ऑर्बिट की बात होगी और एक ही इलेक्ट्रॉन की बात होगी। उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है और रिवॉल्विंग एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। कहाँ से मिलेगा? कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स है। कूलम्ब फोर्स K Q1 Q2/r² होता है। K के प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
Q1 के प्लेस पे हमने बताया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना Jd, Q2 के प्लेस पे बताया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन E। देखिए यहाँ माइनस ई नहीं लिखा है क्योंकि हम कूलाम अट्रैक्टिव फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करके चल रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात करके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चार्जेस का साइन नहीं लिया जाएगा। Ze चार्ज लिया हमने न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो चार्जेस के केवल मैग्नीट्यूड लिए हैं, विदाउट साइन लिया है इनको। अपॉन R स्क्वायर, R क्या है रेडियस है, अभी मैंने बता दिया। क्लियर है? तो फॉर्मूला है mv स्क्वायर अपॉन R इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग मोमेंट होता है किसका, इस इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। तो ये बात करी हमने किसकी, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल की, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल की, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल और रदरफोर्ड प्लेनेटरी मॉडल, या ऐसे भी बोल सकते हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दो लिमिटेशन की हम बात करेंगे, दो ड्रॉबैक्स की बात करेंगे कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और दूसरी में हम बात करेंगे कि एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कौन, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कैसे नहीं कर पाया उसकी भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर किसके लिए रहेगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। थैंक यू।